जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में संधि को पढ़ रहे हैं। मित्रों, संधि जो है, संधि में हमने स्वर संधि से शुरू किया है और स्वर संधि में 4 संधियां हम लोग पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे आयात संधि को। आयात संधि का जो सूत्र है वो एचो अय वा या व, एचो अय वा या व। ये जो एच है, एच एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ए, ओ, ऐ और औ, यही 4 वर्ण आते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्ण का अगर इनके बाद कोई असमान वर्ण आता है तो हमने यहां पर देखिए जो सूत्र बोला है उसको रुक रुक के बोला है, एचो अय वा या व। इसका मतलब हमने निकाला है। इसका जो मतलब है, इन सब का अर्थ चेंज होता है कब? आदेश हो जाता है इनका जब असमान स्वर आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ के बाद असमान स्वर अगर आते हैं, कैसे स्वर आएंगे? असमान स्वर आएंगे तो एक परिवर्तित होके ऐ में, ओ औ में, ऐ आय में और औ आओ में बदल जाता है। ठीक है, यही हमारा ये सूत्र है और यही आयात संधि के हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जो हमारा आयात संधि है, आयात संधि का जो सूत्र है एचो अय वा या व। इसका मतलब क्या है कि जो एच है ये प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण आएंगे। ठीक है, और ये 4 वर्ण अगर इनके बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए चेंज हो जाता है ऐ में, ओ औ में, ऐ आय में और औ आओ में बदल जाता है। ठीक, आइए हम लोग एक एक को उदाहरण के तहत देखते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा चयन, उदाहरण लिया चयन। अब देखिए चयन, अगर हम चयन को देखें तो चयन को देखने पर ये कितने अक्षर के हैं? 3 अक्षर के। साथियों, हम आपको जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो हिंदी में हमने कहा था कि जो आयात संधि होगी उसमें 3 वर्ण ही आएंगे। कितने वर्ण आएंगे? 3 वर्ण आएंगे और 3 वर्ण रहेंगे और इनको जो है जब हम इनका चेंज करेंगे तो बीच में अय, आय, औ और आओ, ये 4 जरूर रहेगा। वहां पे हमने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। यहां पर भी आप देखिए कि हमेशा जो आयात संधि होती है उसमें 3 वर्ण आते हैं और 3 वर्ण मतलब 70% है। ऐसा नहीं है कि सारे संधि आयात संधि के उदाहरण 3 ही, मतलब एक प्रॉक्स हमने बताया कि 3 वर्ण रहेंगे और बीच में ऐ, आय, औ, आओ आपको जरूर मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए चयन। अगर चयन को आप और ज्यादा ओपन करिए, इसको खोलिए, देखिए च व्यंजन वर्ण है तो इसकी अर्धमात्रिक होगी। फिर आप देखिए यहां से स्वर निकाल लिया अय, फिर न, यही बना च मतलब अ य, अय को मैंने निकाल दिया और फिर न। अब आप यहां से देखिए जब मैं इसका करूंगा क्या? विच्छेद करूंगा तो अय की जगह पे मैं क्या करता हूं? जब
आय आता है तो अ की जगह पे ए, आय की जगह पे ऐ, औ की जगह पे ओ और आओ की जगह पे आओ, ये करता हूं। ठीक है, क्योंकि यही बदलते हैं। यहां पर देखिए चयन को हम क्या लिखेंगे, चे धन अन, चे धन अन। चयन को क्या करेंगे, चे धन अन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो अय है, अय की जगह पे हमने क्या किया है, ए की मात्रा रख दिया है, तो ये हो गया चे। इसका जो ए रखा, अब इसके साथ यहाँ पे हमने स्वर को लगा दिया है, तो चे धन अन। ठीक, क्योंकि यहां पर भी स्वर है तो अन। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका आयादी संधि होगा वो 3 अक्षर का होगा और ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर आएगा तो उसके जगह पे ऐ, आय, औ, आओ बन जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखिए। चलिए हम लेते हैं नयनम। अब यहां पर नयनम देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूं और तो न, अ, य, न, म लिख सकते हैं। अय आया मतलब क्या लेंगे, ए, तो ने धन अनम। ठीक है, कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए। तीसरा उदाहरण देखिए, पवन। अब पवन को खोलिए, प, अ, व, न, यही लिखेंगे। यहां अ आया, जब अ आएगा तो इस किस में बदलता है, ओ में, तो ये क्या हो जाएगा, पोधन अन, पवन। उसके बाद भवन देख लीजिए, बस वही सेम कंडीशन, तो बोधन अन। उसके बाद आप नायक देख लीजिए, अगला उदाहरण जैसे नायक। अब यहां पर देखिए न, आ, य, क, ये लिख सकते हैं। और इसको जब करेंगे आय आने पर अय, तो नय धन अक, यहां नायका कर सकते हैं तो नय धन अक कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद गायक कर सकते हैं, जैसे नायक वैसे गायक। गायक में क्या हो जाएगा, गय धन गायका कर दीजिए, गय धन अका। ठीक, ऐसे आप और उदाहरण देखिए, पावक कर सकते हैं, ये सब पूछा हुआ है। अब इसमें देखिए प, आव, क, ये लिख सकते हैं। अब जब आओ आया तो आओ में क्या करेंगे, आओ में औ का प्रयोग करते हैं, तो पौधन अक, पावक। ठीक, तो ये आपकी आयादी संधि और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसमें ध्यान देना होता है आयादी संधि में कि आयात संधि हमेशा 3 अक्षर के होते हैं और इनके बीच में अ, आय, औ, आओ की स्थिति, मतलब ये शब्द जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान में देते हुए हमें आयात संधि की प्रैक्टिस करनी है। सेम टू सेम यही हिंदी में भी है। अगर आप संस्कृत और हिंदी दोनों को रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिनमें इन दोनों विषयों का रोल हो। ठीक, आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं पूर्व रूप संधि पर। बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा परीक्षा में पूछा है और सरल बहुत है। जो पूर्व रूप संधि है ये एक स्वर संधि है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व रूप संधि कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और इसका जो सूत्र है एंग पदांता दति, एंग पदांता
दति। अब ये जो सूत्र है इसका मतलब क्या है? जो एंग है, एंग आपका प्रत्याहार है। एंग क्या है? प्रत्याहार है। और इसके अंतर्गत आपके दो वर्ण आते हैं, एक ए और औ। ए औ अंग, तो वही है आपका एंग। जो एंग है, एंग में एक प्रत्याहार है और इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? दो वर्ण आते हैं। कौन कौन? ए और औ, ये प्रत्याहार के अंतर्गत। आप लोग पदांतादति, अगर ए और औ के बाद पदांतादति में ह्रस्व अ, ह्रस्व अ आए तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब, अगर ए और अ वर्ण के बाद अ आए, क्या है? अ आए, तो कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और पूर्व रूप संधि हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये पूर्व रूप जब अपने शब्दों में होती है तो कहीं कहीं अवग्रह, ये अवग्रह का चिन्ह है, अवग्रह रूप में लिखा होता है। ठीक, इतना एकदम करेक्ट ध्यान दीजिएगा। पूर्व रूप संधि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। पूर्व रूप संधि स्वर संधि होती है। इसका जो सूत्र है, एंग पदांता दति है। एंग क्या है? आपका प्रत्याहार है। और इसमें कितने वर्ण आते हैं? ए और औ। अगर ए और औ के बाद, ए और औ के बाद ह्रस्व अ आ जाता है तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? पूर्व रूप संधि हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, पूर्व रूप का पहचान ही क्या है? अवग्रह है। इसको अवग्रह कहा जाता है। जो जिन संधियों में ये अवग्रह लगा होगा उसको समझ जाइएगा कि क्या होगा? पूर्व रूप संधि होगी। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे होती, बस अवग्रह से आप समझ जाइएगा कि ये आपका कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप का सबसे अच्छा पहचान क्या है? अवग्रह का होना। आइए उदाहरण देखें, फिर और क्लियर होगा। उदाहरण अगर हम लोग देखें, जैसे हमने लिख दिया ह रे धन औ, क्या लिखा? हरे धन औ। अब यहां पर आप देखिए कि आया हुआ है ए, एक के बाद आया हुआ है अ। और जब हमने कहा ए के बाद अ आएगा तो वहां बीच में क्या लग जाएगा? अवग्रह। तो अब इसको देखिए क्यों आया है ये, इसको भी देख लीजिए। मैं इसको खोलूं तो हर, चूंकि र है तो व्यंजन है, व्यंजन अर्धमात्रिक होता है तो यहां हमने हलंत लगा दिया। फिर ए, फिर यहां अ, अब देखिए, फिर व, यही तो है, ये शब्द यही लिखा हुआ है। अब यह ए और अ मिलकर क्या बन जाएंगे? अवग्रह। क्या बनेंगे? अवग्रह। तो जो हमारा स्वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हरे औ। ये देखिए, यही अवग्रह लगता है। ये अवग्रह हमेशा अ होता है। क्या होता है? अ। लेकिन पूर्व रूप संधि होने के कारण हम ह्रस्व अ को अवग्रह के रूप में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हरेव का देखिए यहां पे हमने किया, पूरा शब्द लिखा, विच्छेद है, फिर हमने दिखाया ए और अ मिलकर अवग्रह है, फिर उसको करके हमने हरेव का पूरा संधि विच्छेद और संधि बता दिया। आइए और उदाहरण देख लीजिए, जैसे विष्णु, विष्णु प्लस आओ। अब देखिए ये आपका संधि विच्छेद दिया है विष्णु। अब इसको फिर अगर देखें तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ओ और अ।
और हमने बताया है ओ और अ के बाद, अगर ओ के बाद अ आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। कौन सी संधि? पूर्व रूप। यहां भी देखिए ओ के बाद क्या आया है? अ आया है। कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अब देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? सेम टू सेम इसी कंडीशन से लिखेंगे, विष्णु व। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अ बदल जाता है अवग्रह में, कोई चेंज नहीं होता। आप इसको समझिए कि ये अवग्रह से ही समझेंगे कि ये पूर्व रूप संधि है। किससे? ये जो अवग्रह है इसी से समझिएगा कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या है? एक प्रकार का आपका स्वर, पूर्व रूप संधि एक प्रकार का स्वर संधि है और पूर्व रूप में अवग्रह जरूर लगा रहेगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका पररूप। तो अगली हेडिंग हमारी कौन सी संधि की रहेगी? पररूप संधि। पररूप संधि भी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। हिंदी में आप लोगों ने 5 ही संधि पढ़ा होगा। यहां पर आप पूर्व रूप और पर रूप पढ़ रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है एंग पर रूपम, एंग पर रूपम। ठीक है। अब यह देखिए, अगर एंग क्या है? एंग भी एक प्रकार का प्रत्याहार है। अब एंग के अंतर्गत हमने बताया है, एंग में कौन से प्रत्याहार आएंगे? ए और औ। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पर रूपम। पर रूपम का मतलब होता है अकारांत जो उपसर्ग है वो पहले आएगा। क्या आएगा? अकारांत उपसर्ग। अकारांत उपसर्ग के बाद अगर ए या ओ में से कोई वर्ण आता है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? पर रूप संधि। समझिए इस बात को। अभी जो हम लोगों ने पूर्व रूप पढ़ा, पूर्व रूप संधि में क्या पढ़ा? पूर्व रूप में पढ़ा कि उसका जो सूत्र था एंग पदांता दति, और उसमें जो पूर्व रूप पहचानने का मेन कंडीशन है, दशा है, क्या है आपका? ये अवग्रह। पर रूप में क्या है? एंग पर रूपम। ए ओ प्रत्याहार यहां भी है, एंग एक प्रत्याहार यहां भी है और एंग प्रत्याहार वहां भी है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो ये ए और ओ आएंगे, ये अकारांत उपसर्ग पहले आएगा, फिर ए ओ आएंगे। कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से समझ गए। मतलब आप कोई भी वर्ण लेंगे उसमें पहले अकारांत, अकारांत उपसर्ग का मतलब क्या हुआ कि जो अवर्ण से शुरू हो। इससे शुरू हो? अवर्ण से शुरू होने वाले उपसर्ग। ठीक, अकारांत उपसर्ग का मतलब क्या हुआ? जो अवर्ण से उपसर्ग शुरू होते हैं उनके बाद अगर ए और ओ आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए प्रधन एजते। अब यहां पर देखिए ये हमारा उदाहरण है। अब जो प्रधन एजते है, ये देखिए अवर्ण से शुरू है और ये प्र उपसर्ग है। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, संस्कृत में नहीं पढ़ा है तो हिंदी में पढ़ा है। हमारी हिंदी की वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देखते जाइएगा। जो यहाँ ना समझ में आया वहां जाके क्लियर करिएगा, उसको भी पढ़िएगा। हालांकि यहाँ का पूरा समझ में आएगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत दोनों आपको पढ़ना है। तो जो अभी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और पूरा प्लेलिस्ट में जाके सारा
वीडियो देख लें। हिंदी का है, मैथ की प्रैक्टिस चल रही, संस्कृत चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो प्र है आपका एक उपसर्ग है, अवर्ण उपसर्ग है, और उसके बाद क्या आया है, ए। तो प्र के बाद ए आने पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा संधि हो जाएगा, आपका पररूप संधि। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, प्रेजेते। ठीक, अगला उदाहरण देखिए, जैसे उपधन औसत। अब यहां पर देखिए उप एक क्या है, उपसर्ग है, और अ के बाद ओ आया है, उप उपसर्ग है, और यहां देखिए अवर्ण है, तो अ के बाद ओ आया है, कौन सी संधि हो जाएगी, पररूप संधि हो जाएगी। अब जब पररूप संधि हो गई तो ये उ पो किसमें जाएगा, उपोषित। ठीक, तो आपका ये आपका पररूप संधि हो गया। पररूप संधि के बाद हमारी स्वर संधि की अंतिम संधि जो है प्रकृत भाव संधि। कौन सन, प्रकृत भाव संधि। प्रकृत भाव भी क्या है, आपका स्वर संधि है, और प्रकृत भाव सबसे सरल है। प्रकृत भाव में कोई वर्ण हटाना नहीं पड़ता, कुछ आपको सोचना नहीं पड़ता। जो संधि विच्छेद दिया होता है सेम टू सेम वैसे ही आपको शब्द को उतार देना है, वही कोई चेंज ही नहीं होता है। इसका सूत्र लिख लें, सूत्र प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। ये जो प्लुत और प्रक्रिया है ये आपकी संज्ञाएं हैं। संज्ञाओं से एक बार 2018 टेट में पूछा है, ज्यादा पूछता नहीं संज्ञा पे। हमने अभी संज्ञा के बारे में आपको नहीं बताया है, तो संज्ञाएं बस इतना जानिए कि प्लुत और प्रगृह क्या है, एक संज्ञा है। इसका जो अर्थ है, इस प्रकृत भाव का जो अर्थ ही है क्या है, संधि का न होना। किसका न होना, संधि का न होना। तो यहां पर कोई संधि नहीं होती है, जैसे विच्छेद दिया होता है सेम टू सेम वैसे हम लोग शब्द को उतार देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने लिखा विष्णु, विष्णु धन इमो, विष्णु इमो। अब आप देखिए जो हमने यहां लिखा है वही हमारा शब्द हो जाएगा, विष्णु इमो। कौन सी सन, प्रकृत भाव सन। ठीक, प्रकृत भाव सन। उसके बाद और देख लीजिए, पचेते धन इमो, पचेते धन इमो। जैसे यहां पर हमने विच्छेद में लिखा है ऐसे ही हम शब्द को लिख लेंगे, पचेते इमो। कौन सी सन, प्रकृत भाव सन। तो प्रकृत भाव संधि क्या है, प्रकृत भाव का मतलब ही होता है कि संधि का न होना। जो आपका विच्छेद है वो विच्छेद ज्यों का त्यों उतार लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रकृत भाव संधि हो जाएगी। तो मित्रों हम लोगों ने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, उसके बाद पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृत भाव संधि, इतना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये जो है सब के सब स्वर संधि हैं। क्या हैं, स्वर संधि हैं। ठीक,
दीर्घ गुण वृद्धि का हमने ट्रिक बताया है, यण का भी ट्रिक बताया है, आयाद जो संधि है आयाद का भी ट्रिक है क्या, 3 अक्षर से बने होंगे और इनके बीच में औ जरूर आएगा। कौन सी संधि हो जाएगी, आयात। पूर्व रूप का जो ट्रिक है अवग्रह जरूर लगा होगा। प्रकृत भाव का जो ट्रिक है, प्रकृत भाव का ज्यों का त्यों शब्द लिख जाएगा, जैसे संधि विच्छेद होगा वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, संधि शब्द हो जाएगा, प्रकृत भाव हो गया। पर रूप में क्या है, आपका उपसर्ग पहले रहेगा, उसके बाद ए और ओ, ये 2 वर्ण होंगे या इनकी मात्राएं होंगी, तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, पर रूप संधि हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए, पर रूप की, पूर्व रूप की और प्रकृत भाव की। प्रकृत भाव में क्या है, ज्यों का त्यों शब्द को उतार देते हैं, संधि शब्द को उतार देंगे। ठीक है, पूर्व रूप में क्या है, अवग्रह लगा होगा, किसमें, संधि शब्द में, संधि शब्द में अवग्रह लगा होगा। पर रूप में क्या है, आपका अवर्ण के उपसर्ग जितने हैं, वर्ण के उपसर्ग प्लस ए और वो या इनकी मात्राएं जरूर होंगी। तो इन्हीं को आप फॉलो करिएगा, यही आपका ट्रिक है और यही इसी से आप समझ जाएंगे कि कौन पर रूप संधि है, कौन पूर्व रूप संधि है और कौन प्रकृत भाव संधि है। अब हम लोग देख लें स्वर संधि के अपवाद, जो कि बहुत परीक्षा में पूछता है और वहां पर लड़के गलती कर देते हैं, तो गलत ना हो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद। देखिए, तो जो स्वर संधि के अपवाद हैं वो कुछ ही हैं, आपके 4, 5, 6 सूत्र है, 6 दशा में स्वर संधि के अपवाद हो जाते हैं, जिनमें पहला है अच्छ दुहिन्या नाम उपसंख्यनम, अच्छ दुहिन्या संख्यनम। ठीक, संख्यनम। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर अच्छ शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आएगा तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सी संधि हो जाएगी, अगर अच्छ संधि के बाद ऊहिनी शब्द आएगा, कौन सा, ऊहिनी। ये जो अच्छ है, अगर अच्छ के बाद ऊहिनी शब्द आता है तो यहां पर अ और उ मिलकर क्या बन जाता है, औ मतलब वृद्धि। चूंकि ये गुण संधि के क्या हैं, जबकि अ और उ मिलकर ओ बनना चाहिए, लेकिन ये गुण संधि के अपवाद हैं। किस सूत्र से, अच्छ दुहिन्या नामु संख्यनम, इस सूत्र से इनका क्या होता है, अपवाद हो जाता है, अच्छौड़ी नहीं बनता है, अच्छौड़ी बनता है। क्या बनता है, अच्छौड़ी। ये जो अच्छौड़ी है ना, अच्छौड़ी, ये महाभारत काल में सुने होंगे, अच्छौड़ी सेना होती है, सेना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किस सूत्र से हुआ है, अच्छ दुहिन्या नामुप संख्यानम सूत्र से अच्छो धन ऊहनी जब आए तो आप लोग केवल यही जानिएगा, इसको लिखिएगा अच्छौड़ी, चूंकि ये होना तो चाहिए अ और उ मिलकर ओ होना चाहिए, लेकिन ये गुण संधि न होकर क्या हो जाती है, इसकी संज्ञा वृद्धि संज्ञा हो जाती है और ये अच्छौड़ी बनता है। तो आप केवल अच्छौड़ी याद रखिएगा। ठीक, अच्छौड़ी आपको याद रखना है। अच्छौड़ी आपका क्या है,
गुण संधि का अपवाद है। दूसरा देखते हैं, चलिए, जो दूसरा सूत्र है प्रा दु हो ढ ढ सैस वा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर प्र उपसर्ग के बाद, किसके बाद? प्र उपसर्ग के बाद क्या आ जाए? ऊह आ जाए। प्र के बाद क्या आ जाए? ऊ आ जाए, या ऊढ़ आ जाए, या फिर ऊढ़ ही आ जाए, या फिर एस ये आ जाते हैं, या फिर एस। अगर ये वर्ड आ जाए प्र उपसर्ग के बाद तो यहां पर इनकी जो संज्ञा होती है ये वृद्धि संज्ञा हो जाती है, और वृद्धि संज्ञा जिसकी होती है वो कौन सा संधि हो जाएगा? वृद्धि संधि होगा। प्र उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़, यहां पर देखिए ये सूत्र से ऊह ऊढ़ उड़ी एस एस, अगर ये शब्द आते हैं तो ऐसे वर्णों की कौन सी संज्ञा हो जाती है? वृद्धि संज्ञा हो जाती है। और वृद्धि संज्ञा होने के कारण कौन सी संधि हो जाएगी? ये वृद्धि संधि हो जाएगी। इनके कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण ही आप लोग रटे रहिए, क्योंकि वही उदाहरण ही पूछा जाता है परीक्षा में, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे हम लोगों ने लिखा प्रधन ऊह। अब यहां पर जैसे अ और उ क्या होना चाहिए? ओ हो जाना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो जाता है? प्र, क्योंकि अ और उ मिलकर औ बन जाता है। ठीक है, ऐसे दूसरा देख लीजिए, प्रधन ऊढ़। अब देखिए यहां पर फिर वही अ और उ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा, लेकिन ओ न बनकर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाता है? प्रौढ़। ये केवल यही आपको अपवाद ही याद रखना है। ठीक, फिर प्रधन ऊढ़ी। अब यहां पर देखिए अ और उ मिलकर ओ बनना चाहिए, लेकिन ये क्या बन जाएगा? औ। तो क्या हो जाएगा? प्रौढ़ी। तो ये आपके अपवाद हैं। इन अपवाद को आप लोग समझते जाइएगा, बस यही आप समझिए, यही शब्द ही याद रखने हैं। यह शब्द, अगर इन शब्द को याद रखा है इसका मतलब है कि 100% आप कर ले जाएंगे। चलिए अगला अपवाद देखें, तीसरा, सकंध्वा दिश परिरूपम वाच्यम। परिरूपम वाच्यम, सकंध्वादिश परिरूपम वाच्यम। ये क्या है? ये आपका एक वार्तिक है। इससे क्या होता है कि जो ये सकंध्वा है, ये सकंधु आपका एक शब्द है, और सकंधु जो है ये त्रिसंज्ञक वर्ण है। कौन सा वर्ण है? त्रिसंज्ञक वर्ण है। ये आप समझिए, सकंधु का मतलब होता है शक नामक देश के राजा। सकंधु का मतलब क्या होता है? शक नामक देश के राजा। और ये क्या है? ये अपवाद है। किसका अपवाद है? संधि, दीर्घ संधि का अपवाद है। ऐसे करकंधु है, मनीषा है, मन धन ईसा, और ये हो जाता है मनीषा। ये भी अपवाद है। जैसे करकंधु, इसी को याद रखिए, ये शब्द ही याद रखिए आप, और इनके आप विच्छेद भी याद रखिए। शक धन अंधु, और ये हो गया क्या? सकंधु। शक धन अंधु, कर्क धन
कर्कधन अंधु। अब ये सब दीर्घ संधि के अपवाद हैं। अब जैसे यहां पर हमने कर्कधन अंधु किया, अब अ और अ मिलकर आ होगा ना, तो यहाँ सकांधु होना चाहिए, लेकिन सकंधु है, तो ये जो है किसका अपवाद है? दीर्घ संधि का। वैसे ये भी दीर्घ संधि का अपवाद है। तो ये केवल आपको ये शब्द याद रखने हैं और इनके विच्छेद, वैसे इसको याद करना है। मनीषा, ये केवल आप शब्द याद रखिए। ठीक ठीक, चलिए अगला हमारा क्या हुआ? ऋते च तृतीया समासे। ऋते च तृतीया समासे, इसका मतलब क्या हुआ? ऋते च तृतीया समासे, ये जो है आपका, अगर अवर्ण के बाद, किसके बाद? अवर्ण के बाद ऋत ये आया हुआ है शब्द, तो इसके जगह पे इन दोनों का तृतीया हो जाता है, मतलब तृतीया तत्पुरुष समास होता है। और तृतीया तत्पुरुष समास के कारण इनकी जो संज्ञा है वो वृद्धि संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा? वृद्धि संज्ञा हो जाती है। और वृद्धि संज्ञा होने के कारण कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। आपको जो इन अपवाद हैं, इन अपवादों को ही याद रखना है, यही शब्द ही याद रखने हैं, इसी से आपका काम होगा। ऋते च तृतीया समासे में क्या है? अ के बाद ऋतः शब्द आए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। और वृद्धि संज्ञा होने के कारण ये वृद्धि संधि हो जाएंगे। जैसे जैसे हमने कहा सुख धन, सुखेन धन ऋतः। अब यहां देखिए अ आया है और अ के बाद ऋतः शब्द आया है। अब देखिए यहां पर ये बनेगा डायरेक्ट क्या? सुखार्थ। सुखार्थ, ठीक। अब जबकि हमने बताया है कि अर ये जाता है गुण संधि में। किसमें जाएगा? गुण संधि में। लेकिन यहाँ गुण न होके कौन सी संधि हो जा रही है? वृद्धि संधि हो रही है। तो ये गुण संधि की क्या है? अपवाद है। सुखार्थ, दुखार्थ, कष्टार्थ, तो ये जो ऐसे आएंगे ये आपके सब किस में चले जाएंगे? ऐसे दुखार्थ, कष्टार्थ, ये सब और इन सब का विच्छेद इसी प्रकार से होगा। ठीक, दुख धन ऋत, कष्ट धन ऋत, तो ये आपके किस में चले जाएंगे? सब के सब ऋते च तृतीया समास से सब गुण संधि के क्या हैं? अपवाद हैं। चूंकि अर किस में आता है? अर गुण संधि में आता है। और यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो रहा है? अर न होके आर हो जा रहा है, मतलब ये वृद्धि संज्ञक हो जा रहे हैं ना, तो इसलिए वृद्धि संधि, गुण संधि के क्या है? अपवाद है, वृद्धि संज्ञा इनकी हो जाएगी। ठीक, अब आइए अगला हमारा जो सूत्र है अपवाद है 5वां, वो क्या है? प्रसर, प्रसरक, वत्सर, कंबल, वसना, दशा, मीड़े। इसका प्रसरत, वत्सरत, कंबला, वसना, दशा, निमेड़े, ये आपका इसमें क्या है कि अगर प्रसर, वत्सर, वसन, ऋण, इन दशाओं में क्या होगा? इनकी जो संज्ञा है वो भी क्या हो जाएगी? वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा? वृद्धि संज्ञा। ठीक, इसमें टोटल कितने शब्द हैं? 6 शब्द। कौन कौन? प्र, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण। 10, 1 2 3 4 5 6। अगर इन 6 शब्द के बाद ऋण शब्द आए तो इनकी क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। और कौन सी संधि हो जाएंगे? वृद्धि
संधि हो जाएंगे। समझिएगा बात को। ये जो सूत्र है इसमें लिखा है प्रवत्सर कंबल, प्रवत्सरत कंबल, वसन वसनाड़ दशा निमीड़े, मतलब प्रवर्ण, वत्सर, कंबल, वसन, ऋण और दस। इसके बाद अगर ऋण शब्द आता है तो इनकी जो संज्ञा होगी क्या होगी, वृद्धि संज्ञा होगी। और वृद्धि संज्ञा से कौन से संधि बन जाएंगे, वृद्धि संधि बन जाएंगे। जैसे हमने कहा प्रधन ऋणम, अब प्रधन ऋणम क्या हो जाएगा, प्राणम। अब जबकि यहां पर फिर वही आर कौन सा हो जाएगा, गुण संधि। तो ये सब गुण संधि के क्या हैं, उप अपवाद हैं, ये सब अपवाद हैं। ठीक, प्रवत्सरत कंबल वसनाड़ दशा निमीड़े, प्रवत्सर कंबल वसन ऋण, 10 के बाद अगर ऋण शब्द आता है तो इनकी वृद्धि संज्ञा होगी, और वृद्धि संज्ञा होने के कारण ये आपके क्या हो जाएंगे, वृद्धि संधि हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि के गुण संधि के ये अपवाद हैं, और ये केवल यही 6 के 6 शब्द याद रखिए, इन्हीं से हो जाएगा हमारा पूरा। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है 6वां, ये हमारा है उपसर्गादितो धातु। उपसर्गादितो, उपसर्गादितो धातु, दितो धातु। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ उपसर्गा, अगर अ के बाद, अगर अ उपसर्ग के बाद, अ उपसर्ग के बाद मतलब अवर्ण के जितने उपसर्ग हैं सब के सब, अवर्ण के उपसर्ग के बाद रि प्रारंभ हो, इससे प्रारंभ हो, रि से प्रारंभ होने वाली जो भी धातुएं होंगी वो सब क्या होगा, वृद्धि संध्या, वृद्धि संधि होंगे। ठीक, अगर अवर्ण के जो उपसर्ग हैं उनकी जो प्रारंभ होने वाली धातु है वो रि से शुरू है तो वो क्या हो जाएंगे, सब के सब वृद्धि संधि होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। जैसे प्रऋणोत, ऋणोत। अब ये आप देखिए, इससे हम क्या करेंगे, प्राणोत, बस यही याद रखिए, प्राणोत। देखिए प्र के बाद रे आया तो इनका अर न बन के क्या बनेगा, आर, तो आर किस में जाएगा, वृद्धि में चला जाएगा, प्राणोति हो गया। ठीक, ऐसे आपका हो जाएगा प्रार्छति, प्रधन ऋक्षति, क्या हो जाएगा, प्रार्छति। ठीक, तो यही बस याद रखिए, इन्हीं से आपका काम होना है। यही अपवाद परीक्षा में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला जो अपवाद है स्वादि रे रीणो, स्वादि रे रीणो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्ववर्ण के बाद, किसके बाद, सॉरी स्व शब्द के बाद इर, इरिन, ये अगर आते हैं शब्द, इर आएगा या इरिन, इरिन, तो वहां पर उस कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वृद्धि संज्ञा होगी। और कौन सी संधि हो जाएंगे, वृद्धि संधि हो जाएंगे। अगर स्व के बाद इर आता है तो जबकि इसको होना चाहिए अ के बाद ई, किसमें, अ के बाद ई जाता है गुण में, लेकिन गुण न होकर क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएंगे। जैसे स्व धन इर, अब यहां पर होना चाहिए स्वर, लेकिन क्या हो जाएगा, स्वैर,
अ और ई मिलकर ऐ बन जाते हैं, स्वैर। उसके बाद स्वैरिणी, स्वधन ऋणी। अब इसका क्या हो जाएगा, स्वैरिणी। तो कौन सी संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संधि। ठीक है, तो साथियों ये आपके 5, 6, 7 जो भी अपवाद हैं, ये पूरे के पूरे आपके अपवाद हैं। इन अपवाद का जितने उदाहरण बताए हैं, ये उदाहरण याद रखिए। इन्हीं अपवाद के उदाहरण से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनको पढ़िए, अच्छे से समझिए, 1 बार 2 बार समझिए। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए, हम और अच्छे से और बेहतर प्रयास करेंगे आपके लिए। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय